हे एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था से होने वाली है, जिसको एक नज़र में देखेंगे हम लोग। क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं तो एक नज़र में ही देखने पे कहीं ना कहीं तो याद रहेगा ही, और एग्जाम में जब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे ना तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आपको क्लिक करेगा सही आंसर पे। और ये आपको इसका 4th पार्ट है, इसका 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल विजिट करके देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम है, अब एग्जाम डेट्स भी आ गए हैं और मुश्किल से आपको 10 से 15 दिन है एग्जाम में। तो जितना हो सकता है ना वन लाइनर देखिए, पीवाईक्यूज को बनाइए, और हो सके तो एक दो आप लोग, अभी भी टाइम है तो एक दो ना टोटल जो फुल लेंथ टेस्ट होता है ना बस उसको बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पे भी मत जाइए, पीवाईक्यूज उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो बस उसको देखिए, और जो वन लाइनर फैक्ट्स हैं उनको देखिए, क्योंकि ये जो वनडे एग्जाम्स होते हैं ना वहाँ पे आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार हमारी भारतीय इतिहास, भूगोल और विज्ञान के भी वीडियोस आ रखे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन्हें भी नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल विजिट करके देखिए, अभी भी एग्जाम में टाइम है और वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। और कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि इसको कहाँ से परचेज करना है, मार्केट में मिलेगा या नहीं। तो मार्केट से जाके परचेज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोग इस वीडियो को ही देख ले रहे हैं और पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करिए, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, तो फिर मार्केट से परचेज करके पैसा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये कौन कर रहे थे? ये आपको कर रहे थे पंडित बिसन नारायण दत्त। और पिछले वाले वीडियो में हमने क्या देखा है कि राष्ट्रीय गान, जो राष्ट्रगान था, सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को, जो कि कलकत्ता सेशन में हुआ था, और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो पंडित बिसन नारायण दत्त कर रहे थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने राष्ट्रगान को तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से कब प्रकाशित किया था? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था। और किसमें? तो तत्वबोधिनी में। आगे है, रविन्द्रनाथ ठाकुर राष्ट्रगान को मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया से नाम से अंग्रेजी में अनुवाद कब करते हैं? 1919 में। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आप लोगों के लिए? तो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं राष्ट्रगान को। वर्तमान में राष्ट्रगान को संगीतमय धुन बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो राम सिंह ठाकुर को जाता है। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राष्ट्रगीत को किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था। और कितना टाइम लगता है इसको गाने में? तो आपको लगता है सिर्फ और सिर्फ 56 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 56 सेकेंड। जी नहीं, बिल्कुल, यहाँ पे 65 सेकेंड है, 65 सेकेंड लगता है आपको राष्ट्रगीत को गाने में। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ किससे किया जाता है? तो राष्ट्रगान से किया जाता है, और जो समापन है वो आपको राष्ट्रगीत से किया जाता है। तो देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो भारतीय संसद है उसके अधिवेशन का प्रारंभ होता है राष्ट्रगान से, और अधिवेशन का समापन आपको होता है राष्ट्रगीत से। और राष्ट्रगान को गाने में हमने देखा है पिछले वाले वीडियो में कितना सेकंड? 52 सेकंड। और यहाँ देखिए, राष्ट्रगीत को गाने में 65 सेकंड लगता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो ये कमल है आपको। पक्षी मयूर है। पशु क्या है? तो बाघ है। फल है आपको आम। वृक्ष है आपको बरगद। जलीय जीव डॉल्फिन है। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? तो हाथी है। ये देखिए, थोड़ा सा अलग और डिफरेंट है आपको कि राष्ट्रीय जलीय जीव तो डॉल्फिन है, और राष्ट्रीय विरासत पशु अगर पूछे तो हाथी है। अगर वहां पे शेर और बाघ दिखे ना तो कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, विरासत पशु क्या है? हाथी है। और यही सिली मिस्टेक्स हैं जो एग्जाम के बाद ना बहुत ज्यादा अफसोस करवाते हैं। एग्जाम से निकलने के जस्ट बाद आपको रियलाइज होगा कि अरे ये क्वेश्चन तो आता था, बना नहीं। ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है, हर एक जो परीक्षार्थी है ना उनके साथ ये होता है। तो वही सिली मिस्टेक एग्जाम में जाके नहीं करना है। आगे देखिए, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जीव कब घोषित किया गया? तो 5 अक्टूबर 2009 को किया गया। कब किया गया? 5 अक्टूबर 2009 को किया गया। प्राक्कलन में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो ये आपको होते हैं 30। कितने होते हैं? 30 होते हैं। और सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति है। ये आपको बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा है कि जो सबसे बड़ी संसदीय समिति है वो कौन है? तो वो आपको प्राक्कलन समिति है। और मेंबर भी पूछता है आपको कि कितने मेंबर होते हैं? तो 30 मेंबर है, जो कि लोकसभा के हैं।
प्राक्कलन समिति का चुनाव किस तरह होता है, तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कैसे होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल याद रख सकते हैं, तो 1 साल याद रखिएगा, नहीं तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसके अध्यक्ष कौन मनोनीत करते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष मनोनीत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लोकसभा के ही सदस्य हैं टोटल 30। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किस समिति को बोला जाता है, तो लोक लेखा समिति, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति को क्या बोला जाता है, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन। और इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो 22 होते हैं आपको लोक लेखा समिति में, लोकसभा के 15 और बाकी जो है आपको राज्यसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन करते हैं मनोनीत, तो ये भी आपको लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन का जांच कौन करता है, तो लोक लेखा समिति, ये याद रखिएगा, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे देती है, तो लोकसभा को देती है। सरकारी उप प्रमुख की समिति की व्यवस्था कब हुई थी, 1963 में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये आपको है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सरकारी उपक्रम समिति में कितने सदस्य हैं, तो 22 है, 15 आपको लोकसभा के और 7 आपको राज्यसभा के। और इसकी अध्यक्षता भी कौन करते हैं, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वही इसकी अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। लोकसभा की नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं, तो ये भी आपको 15 होते हैं। राज्यसभा की नियम समिति में सभापति एवं उपसभापति सहित कितने होते हैं आपको सदस्य, तो 16 होते हैं। ये भी याद रख सकते हैं, तो याद रखिएगा, ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोकसभा की नियम समिति में कितने अध्यक्ष हैं, लोक अध्यक्ष के साथ साथ, तो ये आपको 15 है। और राज्यसभा की नियम समिति में सभापति और उपसभापति के साथ साथ तो 16 हैं। ग्रंथालय समिति में कितने सदस्य हैं, तो 9 है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉर्ड रिपन ने कब संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखा था, तो 1882, ये याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन 1882 में है। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। पंचायती राज का शुभारंभ कब होता है, तो 2 अक्टूबर 1959 को होता है। और पंचायती राज की शुभारंभ कौन करते हैं, तो नेहरू करते हैं अपने कार्यकाल के दौरान। और पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ होता है, तो नागौर जिला राजस्थान में होता है। कब होता है, नागौर जिला राजस्थान में। और सेकंड कौन है आपको, तो आंध्र प्रदेश है, 11 अक्टूबर 1959 को। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। ये आपको किस अनुच्छेद में है, तो पंचायत से रिलेटेड आपको जितने भी अनुच्छेद हैं उनको बहुत ही अच्छे से देखना है और डिटेल में देखना है, क्योंकि पंचायत से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं, ना कि केवल बिहार दरोगा या बिहार पुलिस कांस्टेबल, बीपीएससी में या बिहार के जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, इवन आपको अदर जो होते हैं ना सेंटर के एग्जाम, वहाँ भी आपको पूछते हैं कि पंचायत से जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो वो आप याद रखिएगा। पंचायत समिति से कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे आपको 243 चौ है, 243 चौ है आपको, जिसमें दिया गया है कि 21 वर्ष आयु होनी चाहिए पंचायत सदस्य बनने के लिए। आगे देखते हैं हम लोग, किस संशोधन के तहत संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 का प्रावधान दिया गया है, तो 73वें संविधान संशोधन से। यहाँ से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, जैसे देखिए जो पंचायत आपको रिलेटेड है ना, पंचायती जो होता है, पंचायती राज जिसको बोलते हैं, तो ये आपको किससे रिलेटेड है, यहाँ देखिए संविधान के भाग 9 अनुसूची 11 और अनुच्छेद 243, ये तीनों याद रखिएगा। संविधान का भाग 9 अनुसूची 11 और अनुच्छेद 243। और कौन सा संशोधन था, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। LM सिंघवी कमेटी, तो ये भी आपको पंचायती राज से ही रिलेटेड है। यहाँ देख लीजिए 1986 है। भारत के अंदर पंचायती राज की व्यवस्था किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है। यहाँ पे आपको नहीं है पूछ रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ कहाँ पे नहीं है, तो नागालैंड में नहीं है, मेघालय में नहीं है, मिजोरम में नहीं है और दिल्ली में नहीं है। मेरे साथ एक बारी वापस से रिपीट करिएगा ताकि आपके दिमाग में ये छप जाए। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली में पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है। किस संशोधन के तहत पंचायती राज को त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान दिया गया, तो ये आपको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पंचायती राज का कार्य कितना वर्ष निर्धारित किया गया था, तो 5 वर्ष। पंचायत भंग होने पर कितने माह के अंदर निर्वाचन होना चाहिए, तो आगे देखते हैं हम लोग, 6 माह के अंदर निर्वाचन होना चाहिए। ये भी आपको पूछा है, तो बस ऐसा नहीं है कि देख लिया और हवा हवा में उड़ा दिए, जी नहीं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये, तो एकदम ध्यान से देखना है और बार बार ही देखना है ताकि याद हो जाए।
73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो ये आपको कर्नाटक था। जो भी प्रथम हो जाता है ना, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नगर पालिका से संबंधित कौन सा संशोधन है? तो ये है आपको 74वां संविधान संशोधन। यहाँ देखिए, नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो 18 विषयों पर। और अगर यही आपको पूछे पंचायती राज में तो 29 है। वहाँ पे आपको शायद इस PDF में होगा या नहीं होगा पता नहीं, आप लोग याद रख लीजिएगा। 29 विषयों पर पंचायती राज को है अधिकार बनाने के लिए और नगर पालिकाओं को है 18 विषयों पर। यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। आगे देखिए, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितना भाग स्थान आरक्षित है? तो 1/3 भाग है। बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, ये सब देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी और अशोक मेहता कमेटी, आपको किससे रिलेटेड है? जो पंचायती राज्य से है। ये है आपको 1957 और अशोक मेहता समिति 1977। 20 साल का डिफरेंस है। तो इसको आपको ज़्यादा याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस 20 साल का डिफरेंस याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति 1957 और अशोक मेहता समिति 1977, दोनों हैं आपको पंचायती राज से। PVK राय समिति 1985 है। 64वां संविधान संशोधन 1989, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष, ये देख सकते हैं 5 वर्ष का। ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है उसे क्या कहते हैं? तो नगर पंचायत कहते हैं। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम किस राज्य में हुई थी? तो मद्रास में हुई थी। नगर निगम की स्थापना किस वर्ष होती है? तो 1688। याद रख सकते हैं तो ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? तो शून्यकाल कहते हैं। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। शून्यकाल कहते हैं इसको। और शून्यकाल का समय क्या होता है? तो 12 से 1 बजे होता है। लेकिन वर्तमान में जो शून्यकाल का समय है वो इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 याद रखिएगा। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसको क्या कहते हैं? तो तारांकित प्रश्न कहते हैं। क्या कहते हैं? तारांकित प्रश्न। और तारांकित प्रश्न कैसे होंगे? तो मौखिक होंगे। अगर तुरंत चाहेंगे तो मौखिक ही होंगे ना। तो ये तो आप लोग वहाँ पे अपना कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता हो उसे क्या कहेंगे? तो अतारांकित प्रश्न कहेंगे। संचित निधि का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 226 में है। 226, ये भी इंपॉर्टेंट है। आकस्मिक निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 267 में है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत में अकाल्पनिक चर्चाएं की शुरुआत, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लोकसभा लेखा अनुदान किस अनुच्छेद के तहत पारित करता है? तो ये आपको अनुच्छेद 116 क है आपको। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसको रिमूव कर लेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वित्त विधेयक को परिभाषित कौन सा अनुच्छेद करता है? तो ये आपको अनुच्छेद 112 करता है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 112। और धन विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110 में है। जैसा कि यहाँ हम लोगों ने देखा, संचित निधि का प्रावधान 226 है, आकस्मिक निधि 267 है, और यहाँ है वित्त विधेयक को परिभाषित करने का अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 112। और धन विधेयक आपको 110 में है। बजट सत्र आपको किस महीने में शुरू होता है? तो ये आपको फरवरी में होता है। आगे देखते हैं हम लोग, किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा? तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको पूरा याद रखिएगा। अनुच्छेद 75(3) है। जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान की पर और अंकित उसके विकल्प के रूप में पेश किया जाए उसे क्या कहते हैं? तो स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव में संशोधन के लिए पेश किया गया हो उसे क्या कहते हैं? तो ये संशोधन प्रस्ताव है। ये तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि संशोधन के लिए अगर पेश किया जा रहा है तो संशोधन प्रस्ताव ही होगा। किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को क्या कहते हैं? तो काकस कहते हैं। ये थोड़ा सा अलग फैक्ट है, हो सकता है अगर एग्जाम में पूछे तो ध्यान में रखिएगा। ये क्या होता है? तो काकस होता है। काकस क्या है? तो राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक। नियम 193, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत में न्यायिक पूर्ण विलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो न्यायपालिका को है। किसको है? न्यायपालिका को। व्यक्तियों के एक ऐसे समूह जिनके हित समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दबाव समूह कहते हैं। दबाव समूह से कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि व्यक्तियों के ऐसे समूह जिनके हित समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दबाव समूह कहते हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारत राज्यों का संघ है? तो अनुच्छेद 1 है। और नए राज्य प्रवेश या स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 2। और यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 3 से क्या रिलेटेड है?
तो इसके तहत संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है और पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तित कर सकती है। तो ये आपका अनुच्छेद 3 है, तीनों याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग उपराष्ट्रपति। यहाँ है आपको अनुच्छेद 53 भी है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये आपको अनुच्छेद 53 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी स्किप नहीं करते हैं। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, तो ये आपको अनुच्छेद 64 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, तो ये हमने पिछले वाले वीडियो में भी पढ़ा है, अनुच्छेद 76। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने का संदेश भेजने का अधिकार है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति होते हैं, तो आर्टिकल 79 है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको नीचे के आर्टिकल्स हैं, तो उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग। जो जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं उसी एरिया को भी देखना ज़्यादा सही रहेगा। नए नए एरिया को कवर करना और एग्ज़ाम में आने पे कंफ्यूज होना, तो वो आपके लिए अभी सही नहीं होगा। अगर एग्ज़ाम में आपको लगे कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बिल्कुल नया है और वहीं पे जाके स्टक हो जाना है, तो ये अच्छा नहीं होता है। उससे बेहतर है कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़िए, आगे के क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं तो वहाँ पे फोकस करिए। जो आपका वीक है ना, वहाँ पे जाके आपको एकदम मतलब स्थिर नहीं हो जाना है, क्योंकि होता है एग्जाम में अगर क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं तो लोग एक ही क्वेश्चंस पे रुके रहते हैं और टाइम निकलते रहता है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ पे अभी जो आपको नए नए फैक्ट्स दिखेंगे, आर्टिकल 86, 89, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता भी है तो वो किसी से नहीं बनने वाला है, क्योंकि देखिए जो लोग सब सारे आर्टिकल्स को पढ़ रहे हैं उनकी तो फिर काबिले तारीफ है, लेकिन जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनको पता है कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो लोग तो थोड़ा मतलब अच्छे से पढ़ाई करेंगे ना भाई, कि आपको ऑब्जेक्टिव कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से सेक्शन को लेके पढ़ना है, तो वो आपको PYQs देखने से ही पता चलेंगे। और सारे आर्टिकल्स को पढ़ लेना मतलब मूर्खता ही है, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए इतना बेनिफिट नहीं देगा। उसके बदले आप लोग इतिहास पढ़ लीजिए, भूगोल पढ़ लीजिए, आपको आर्टिकल्स इतने याद रखने नहीं हैं। अगर पूछता है तो उसको स्किप करिए और दूसरे क्वेश्चंस पे जाइए। लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आर्टिकल 108 है, 1110 है, और यहाँ पे 123, 124, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक उसी तरह आप लोग भी एग्जाम में करिएगा। और आपके टाइम वेस्ट के लिए माफ़ी चाहूँगी, बट आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 108। किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो 110 में किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाता है, तो ये आपको 112 है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत, तो 123। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 124 है। किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, तो अनुच्छेद 129। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ये कौन से अनुच्छेद में है, तो ये है आपको अनुच्छेद 148। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 213, ये भी इंपॉर्टेंट है। 214 इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियां किस अनुच्छेद में है, तो ये आपको अनुच्छेद 226, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी, तो इसका अगर आर्टिकल नहीं याद है तो बस इतना याद रखिएगा कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं उच्च न्यायालय के परामर्श से। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर होगा, तो 235। बस आर्टिकल नहीं याद रखना है, ये बस फैक्ट्स याद रखिएगा कि ऐसा होता है। किस अनुच्छेद के तहत विधि निर्माण संबंधी अवस्थी शक्तियां संसद में निहित है, तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है, ये आपको कौन से आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 262, ये इंपॉर्टेंट है। केंद्र और राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान, अनुच्छेद 275। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने की अनुशंसा कर सकती है, तो अनुच्छेद 312 है आपको। संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, ये आपको अनुच्छेद 312 में है। चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित होंगी, तो बस इतना याद रखिए। जो चुनाव आयोग है वो आपको कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, तो 324, ये नहीं भूलना है।
किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार पर होता है? तो ये आपको 326 से रिलेटेड है। किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण है? तो ये बिल्कुल नहीं भूलना है आप लोगों को, 330 और आर्टिकल 324, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण, तो ये भी आपको 332, ये भी नहीं भूलना है। आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन किस अनुच्छेद में है? तो 333, ये भी याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में है? तो ये आपको 338, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में है? तो ये तो अभी अभी हमने देखा है, 338। आगे देखते हैं हम लोग। पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की स्थापना होती है, 340 है। किस अनुच्छेद के तहत संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी? तो 343, याद रख सकते हैं तो रखिएगा, क्योंकि अभी तो आप लोगों को पता है ना कि भाषा पे चल रहा है विवाद, तो याद रख सकते हैं, अगर न्यूज़ में है तो क्वेश्चन पूछे। किस अनुच्छेद में बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य उल्लेख है? तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किस अनुच्छेद में संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है? तो ये है आपको अनुच्छेद 368, ये काफी इंपॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन है? तो आर्टिकल 370, जो कि हटा दिया गया है अब। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएंगे? तो 374 को याद रख लीजिए। पहला संविधान किस अनुसूची से संबंधित है? तो ये आपको 9वीं अनुसूची। कौन सा संविधान संशोधन के तहत जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया था? तो दूसरा संविधान संशोधन था 1952। किस संविधान के तहत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्वक से संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती है? तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। किसी संविधान के किसी संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, 7वां संशोधन 1956 है। किस संशोधन के तहत केंद्र एवं राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, जनजाति, आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को 10 वर्षों के लिए अर्थात 1970 तक बढ़ा दिया गया था? तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट संशोधन नहीं है, ये याद रखिएगा। 7वां संशोधन ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा याद रख सकते हैं तो ठीक है, वरना इतना बड़ा नहीं है। ये देखिए, नौवा संशोधन था आपको कौन सा, कि प्रथम अनुसूची में परिवर्तन भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि के शर्तों द्वारा बेरुवाड़ी खुलना और पाकिस्तान को दे दिया जाना। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग। दादरा एवं नागर हवेली को भारत में शामिल किया गया था, 10वां संशोधन। किस संशोधन के तहत प्रथम अनुसूची संबंधी गोवा, दमन और दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? तो ये दोनों ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको स्किप नहीं करते हैं। 10वां संविधान संशोधन ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था, तो दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल कर लिया गया था और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। और 12वें में क्या हुआ था, तो गोवा, दमन और दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया था। किस संशोधन के तहत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान है? तो ये है आपको 13वां संविधान संशोधन 1962। किस संविधान के तहत पुडुचेरी? तो ये आपको 14वां है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर अगर पूछ दे एग्जाम में तो याद रखिएगा। पुडुचेरी यहाँ पे है, नागालैंड देखा हमने, गोवा, दमन, दीव और दादर एवं नागर हवेली देखा हम लोगों ने। आगे देखते हैं हम लोग। 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 16वां भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। चुनाव आयोग, ये देख सकते हैं, चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया और उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिका सुनाने का अधिकार दिया गया। आगे देखते हैं। 21वां आपको सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। आपको असम से अलग एक राज्य बना दिया गया था, किसको, मेघालय को। ये भी इंपॉर्टेंट है कि असम से अलग करके मेघालय एक नया राज्य बना दिया गया था 22वें संशोधन से। संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती की चर्चा है आपको, तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। 1971 का है ये आपको, संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती की चर्चा। किस संशोधन के तहत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था? तो 27वां संशोधन है। ये सब याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिएगा। किस संशोधन के तहत लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से 20 कर दिया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 31वां संविधान संशोधन 1973।
किस संविधान के अंतर्गत सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश करा लिया गया? तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पे एकदम मार्क कर लेंगे, सिक्किम का याद रखिएगा। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को 22वां राज्य बनाया जाता है भारत का? तो ये भी याद रखिएगा, 36वां संविधान संशोधन 1975। ये दोनों आप लोगों को नहीं भूलना है। आगे देखते हैं हम लोग लोकसभा के निर्वाचन, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ाते जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उस पे आएंगे, जैसे कि ये है आपको, किस संशोधन के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए हैं? तो ये आपको 42वां संविधान संशोधन 1976। ये बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बार बार मैं आप लोगों को बोलूँगी कि बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये आपको बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1975, 74, ऐसे करके अगर कंफ्यूज करे आपको तो बस इतना याद रखिएगा, 4 + 2 कितना होता है? 6 होता है, लास्ट में क्या है आपको? 6 है, तो ऐसे याद रखिएगा। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई थी? तो ये भी आपको 42वां संविधान संशोधन है। किस संशोधन के तहत संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया? 42वां संविधान संशोधन। इससे जो भी फैक्ट्स हैं उन सबको पढ़ना है, तो बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। किस संविधान के अंतर्गत किस संशोधन के अंतर्गत लोकसभा एवं विधानसभाओं की अवधि को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया? तो ये भी आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग से हटाकर विधिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया? तो ये था आपको 44वां संविधान संशोधन 1978। यहाँ देखिए, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया था। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दी गई? तो ये आपको 44वां संविधान संशोधन 1978। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया? तो ये भी आपको 1985 याद रख सकते हैं। किसके अंतर्गत आपको जी जोड़कर मिजोरम का राज्य दिया गया? तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखेंगे। वेतन में वृद्धि नहीं, अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया था? तो ये दे सकते हैं आप लोग, अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया था 55वें संविधान संशोधन से। गोवा राज्य का दर्जा, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मतदाता या जो आयु थी 21 वर्ष से उसको घटा के 18 वर्ष कर दी गई है? तो अंतर्गत आपको मतदान के लिए जो आयु है ना 21 वर्ष, उसको घटा के कितनी कर दी गई है? तो 18 वर्ष कर दी गई है। और ये आपको 61वें संविधान संशोधन 1989। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको देख लीजिएगा। किसके अंतर्गत 338 संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति जनजाति से जहाँ दिखे वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको नहीं भूलिएगा। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखिए 71st, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपको कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया था 8वीं अनुसूची में 1992 में, और 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था आपको किसको? तो संविधान संशोधन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, किससे रिलेटेड है? तो ये पंचायती राज से रिलेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस संविधान के अंतर्गत आपको 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 12वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? तो ये आपको म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, जो कि आपको 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, और ये दोनों संविधान संशोधन। आगे देखते हैं हम लोग, किस संशोधन के अंतर्गत संविधान में 9वीं अनुसूची? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। जनजाति पे देखेंगे हम लोग कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस उसको ही देखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हो गए हैं और सबको याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आगे देखिए, किस संशोधन के तहत लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई भी परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 है आपको। आगे देखते हैं, किस संशोधन के अंतर्गत देश के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने का संबंधी प्रावधान है आपको? तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल नहीं भूलेगा। आगे देखेंगे हम लोग,
ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो नहीं है इंपॉर्टेंट उसको अभी देख के कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं स्किप कर रही हूँ, तो आप लोग PDF लेके खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो PYQs में है बस उन्हीं को देखेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं संभावना वही होती है कि वहीं से आपको क्वेश्चंस पूछे जाए। टॉपिक आप लोगों को PYQs से ही पता चलेंगे ना, तो मैंने वहाँ से पढ़ के आप लोगों को इस PDF को पढ़ाया है, तो फिर आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि PDF पढ़ना है या बस जो मैं मार्क कर रही हूँ उसको ही PDF में पढ़ना है। आगे देखते हैं। 89th पे इंपॉर्टेंट नहीं है, 92nd देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस संविधान संशोधन के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया है? क्योंकि मैथिली हमारे बिहार की भाषा है तो ये हमारे लिए ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2003। किस संविधान के अंतर्गत 334, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने के संबंध 2020 तक बढ़ा दिए गए हैं, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए 8वीं अनुसूची में उड़िया को जोड़ा गया था, उड़िया की जगह ओडिया लिखा गया है, तो ये देख सकते हैं उड़िया के जगह ओडिया लिखा जाता है, ये आपको 2011 का है। संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण किस संशोधन के तहत हुआ है? तो ये आपको 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग 102, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ से देखते हैं किस संशोधन के तहत अनुच्छेद 338 ख को जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान है? तो 102 है आपको 2018, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। किस संशोधन के तहत संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं? तो 103 है। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्य के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची अधिसूचित करते हैं? तो 105 है। यहाँ पे आपको 104 आई थिंक मिसिंग है, तो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अभी 2023 और 24 में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए हैं उनको भी आप लोग करंट से रिलेट करके थोड़ा उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बस इतने ही नहीं है, क्योंकि ये आपको 2021 तक का ही है, तो 2023 और 24 का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको देख लीजिएगा और खुद से लिख लीजिएगा। और ये PDF आपको यहीं पे ख़त्म होती है और आज का वीडियो भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि मोटिवेशन वहीं से मिलती है नेक्स्ट वीडियोज़ बनाने के लिए। और इसका PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और वहाँ से लेके आप लोग पढ़ सकते हैं, परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।